हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में 7 फरवरी यानी कि आज हुई सीटेट परीक्षा का एग्जाम एनालिसिस मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, जो कि खास करके पेपर 2 के लिए है। यदि आप पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं और कल यानी कि 8 फरवरी को आपकी सीटेट की परीक्षा है, तो इस वीडियो को आप यहाँ पे कंप्लीट देखिएगा। देखिए, इस वीडियो की हेल्प से आप लोगों को ये पता चलेगा कि आप यहाँ पे टाइम को किस तरीके से सेव करें कि आप पूरे पेपर को यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाए। यहाँ पर एग्जाम के एनालिसिस से पहले अगर मैं एक रिव्यू दूं कि आज का पेपर कैसा था, तो आज के पेपर के लिए सबसे पहला वर्ड जो है वो था आप लोगों का यहाँ पे लेंथी, यानी कि क्वेश्चंस जो थे काफी लेंथी थे, जिनको पढ़ने में आप लोगों को यहाँ पे काफी टाइम लग रहा था। चाहे आप किसी भी सेक्शन की बात करें, तो यहाँ पे हमें तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चंस में मिस्टेक नहीं करनी है। यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, लीस्ट अप्रोप्रिएट पूछा गया या फिर इनमें से कौन सा सूटेबल ऑप्शन पूछा गया है, आपको सभी क्वेश्चंस को पढ़ना है। और इस वीडियो में मैंने एक अप्रोच भी आपको दी है कि आप क्वेश्चंस में से टैग वर्ड को किस तरीके से यूज करेंगे। साथ ही अगर हम ओवरऑल मैथ्स और साइंस के लेवल की बात करें, तो यहाँ पर इजी लेवल नहीं है आप पेपर का। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बोलते आ रही हूँ कि आपकी एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आपके एग्जामिनर फ्रेम करते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, और जिसका लेवल आप लोगों को यहाँ पे मॉडरेट देखने को मिला। मॉडरेट इसलिए किसी भी टॉपिक का जो क्वेश्चन आया उसके अंदर आप लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिले। जैसे कि एक क्वेश्चन के आंसर में 4 ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शंस को आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है और उसके बाद आपको आंसर देना है। तो इस तरीके से छोटी सी सिली मिस्टेक से आपके क्वेश्चंस मिस्टेक हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है कि आप टाइम को यूटिलाइज करें, टाइम को अच्छे पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज करें और टाइम को सेव करें उन सेक्शंस के लिए जिनमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैथ्स में आपको रिक्वायरमेंट होती है कैलकुलेशन यहाँ पे करने के लिए, साथ ही आप लोगों को यहाँ पे पैसेज को सॉल्व करने के लिए, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो चलिए अब मैं आज की इस वीडियो में मैथ्स और साइंस की जो एनालिसिस है वो यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ और इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी सारी क्वेश्चंस में यहाँ पे अप्रोचेस क्लियर होंगी। अब मैं आप लोगों के साथ आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे शुरू कर रही हूँ। हम साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि थोड़ा डिटेल में आप लोगों के साथ इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूँ ताकि आपको एग्जैक्टली इनका आंसर भी पता चले और यहाँ पे जो कल कैंडिडेट पेपर देने वाले हैं उनको एक आइडिया लगे कि आप लोगों को क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, खास करके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन। क्योंकि देखिए, अगर आप ओवरऑल मुझसे पूछे तो मैं अभी भी यही बोलूँगी कि पेपर जो है आप लोगों को लेंथी यहाँ पे लिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस की लेंथ जो है काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिली है। क्वेश्चन नंबर 61, यानी कि पहले हम साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं एंड देन हम मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। आप लोगों का जो भी पेपर सेट है यहाँ पे आगे पीछे क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे मैंने बताया, आप उन्हें यहाँ पे मैच करिएगा। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों के एग्जामिनर आपके माइंड के साथ कैसा खेलते हैं, आपको यहाँ पे ये भी क्लियर होगा। अब अगर ये पहला क्वेश्चन हम देखते हैं तो इसमें असर्शन क्या बोल रखा है कि सीवेज ट्रीटमेंट इज एसेंशियल टू प्रिवेंट डिजीज एंड डेथ। अब ये पॉइंट तो बिल्कुल एक जनरल पॉइंट है कि सीवेज ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए, ये प्रिवेंट करता है डिजीज और डेथ को। ये बिल्कुल सही है, ये तो सभी को पता चल गया होगा कि ए स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब आगे आप लोगों को यहाँ पे डाउट में डाल दिया कि सीवेज इज अ सॉलिड वेस्ट। अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने ये नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पर हिंदी में देखिए कि सीवेज के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, गंदा पानी। अब ये जो गंदा पानी होता है, आप मुझे बताइए पानी कौन सी स्टेट होती है? पानी एक लिक्विड स्टेट होती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो सीवेज होता है एक लिक्विड वेस्ट होता है, ना कि सॉलिड वेस्ट। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हम आगे रीड ही नहीं करेंगे। जब आप यहाँ पे सीडीपी के, पेडागोजी के या फिर आप अपने सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो दोनों मीडियम में एक बार क्वेश्चंस को नज़र मार लीजिएगा। क्योंकि कई बारी हम लोगों को चीज़ें जो है हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में पैराग्राफ में यहाँ पे कुछ हिंट अगर दिया गया हो तो आप लोगों को यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे गंदा पानी वर्ड देखा, तो पानी क्या है? पानी एक लिक्विड स्टेट वाली चीज़ होती है और ये जो होगा ये बेसिकली सॉलिड स्टेट ना होके क्या होगा, लिक्विड स्टेट होगा। आई होप ये क्वेश्चन मैंने किस तरीके से अप्रोच किया आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम कहेंगे कि A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमें क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपके करेक्ट है या कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो छांटना है। पहले ऑप्शन में है कि स्पेरिकल्स एंड स्टोमेटा आर पोर्स थ्रू विच इंसेक्ट एंड लीव्स एक्सचेंज गैसेस रेस्पेक्टिवली, यानी कि स्फेरिकल्स की मदद से इंसेक्ट और स्टोमेटा की मदद से जो लीव्स हैं वो गैसेस को एक्सचेंज करती हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब अगले स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है, स्पेरिकल्स इन अ इंसेक्ट आर मोर इन नंबर एज कंपेयर टू स्टोमेटा इन अ लीफ। तो देखिए मोर और लेस का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है कि ये इससे ज़्यादा होते हैं ये इससे कम होते हैं। इनफैक्ट स्टोमेटा जो है वो लीव्स में आपके ज़्यादा वेरी कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला क्या बोल रखा है, बोथ स्टोमेटा एंड स्पेरिकल्स आर प्रेजेंट इन द लोअर सरफेस। लोअर सरफेस किसमें, लीव्स में और इंसेक्ट की बॉडी में। अब अगर हम इसे ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़ें, लोअर सरफेस ऑफ लीफ जो है यहाँ पे करेक्ट है, बट स्पेरिकल्स जो होते हैं ये इंसेक्ट की बॉडी में साइड में होते हैं। अगर आपने डायग्राम देखा होगा तो ये लोअर सरफेस में नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोगों के साथ ह्यूमन हार्ट का डायग्राम कई बारी डिस्कस किया था और इस तरीके से मैंने कहा था आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, आपको फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, ए पुशेस द ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी। इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे चैम्बर है हार्ट का जो कि पल्मोनरी आर्टरी की तरफ ब्लड को पुश करेगा। तो देखिए हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है 4 इस तरीके से चैम्बर में डिवाइड होता है। ये होता है आप लोगों का यहाँ पे राइट एट्रियम, राइट एट्रियम ये होता है राइट वेंट्रिकल। एक्चुअली ये जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ से लंग्स की तरफ ब्लड जाता है और इस जगह पे होता है पल्मोनरी आर्टरी। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये आपका राइट वेंट्रिकल से आ रहा है। इट मीन्स आप लोगों का यहाँ पे लेफ्ट वाले ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल और यहाँ पर भी हो गया आपका राइट वेंट्रिकल। आगे जरा अगर देखें तो ये बोल रखा है कि बी टेक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है, पल्मोनरी वेन्स लेके जाता है या पल्मोनरी आर्टरी लेके जाता है। तो फिर से अगर मैं इस तरीके से आप लोगों के लिए डायग्राम बनाऊं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये है आपका पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाती है। लंग्स क्या करता है, लंग्स इसको यहाँ पे प्योरीफाई करेगा और पल्मोनरी वेन्स की मदद से यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो मीन्स पल्मोनरी आर्टरी होगा। तो आप लोग 2 ही फिल इन द ब्लैंक से इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर तक पहुंच गए थे। बाकी आप रीड कर सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स लेके आता है और ये कहाँ पे लेके आता है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल पे आपका रिसीव करता है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो फ्लो करवाया जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये जो है आप लोगों का पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है। पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो कोशिश यही करनी चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड ढूंढे, इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अब कैसे यहाँ पे फायदा होगा जरा यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक वर्ड देखा एब्सोल्यूट। अब देखिए साइंस के लिए हम कभी भी ऑलवेज हो गया, मैंने आप लोगों को बताया था, एब्सोल्यूट हो गया, या फिर यहाँ पर एक और वर्ड मैं आपको बताती हूँ स्टैटिक हो गया या फिक्स हो गया, ऐसे वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं। साइंस भले ही आप लोगों का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट होगा जिससे आप लोगों का माइंड जो है विकसित होता है, पर हम ये नहीं कह सकते कि साइंस के जो लॉ होते हैं ये एब्सोल्यूट होते हैं, ये चेंज नहीं हो सकते, ये आपके चेंजेबल हैं। अब देखिए साइंटिफिक लॉ जो है वो काफ़ी टाइम लगता है चेंज होने में, या फिर आप कह लीजिए कि काफ़ी आप लोगों को एक फिक्स प्रूफ चाहिए होगा जिससे आप चेंज कर सकते हैं। उसको प्रूफ करने में या फिर आप कह लीजिए उसको चेंज करने में टाइम लगता है, बट हम एब्सोल्यूट वर्ड इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे असर्शन हमने पढ़ा नहीं, बट रीज़न जो है डेफिनेटली यहाँ पे गलत है। अगर रीज़न गलत है तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही रीज़न को सही बोल रखा है। आगे बोल रखा है कि हाइपोथेसिस बिकम थ्योरी। हाइपोथेसिस थ्योरी बनती है और थ्योरी से आपके लॉ बनते हैं। अब देखिए मैंने आप लोगों को कई सारी क्लास में लॉ के बारे में क्या बताया था। लॉ क्या होता है, ये एक रिलेशनशिप होते हैं ऑब्जर्वेबल फिनोमिना के बीच में, और थ्योरी क्या होती है, थ्योरी उनकी एक्सप्लेनेशन होती है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी से ही आपके लॉ बन जाएंगे, वो बेसिकली एक्सप्लेनेशन देती है उस पर्टिकुलर थ्योरी लॉ को। और हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस कुछ ऐसी आप लोगों की परिकल्पना है
जो कि टेस्टेबल होते हैं, जिनको आप टेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हाइपोथेसिस हर बार ही थ्योरी बनेंगे और थ्योरी से हर बार लॉ आएंगे, ये दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कि बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ये इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर हमें क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि शीना राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन हर नोटबुक। अब शीना ने क्या क्या चीजें अपनी नोटबुक में लिखी, इसको जरा देखते हैं। शीना ने लिखा कैक्टस इज अ डेजर्ट प्लांट। कैक्टस जो है एक डेजर्ट प्लांट है, क्या वो इस चीज को यहाँ पर देख सकती है? तो आप कहेंगे कि ये बेसिकली देखा जा सकता है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन के अलावा अगला, डेजर्ट प्लांट हैव वेरी स्मॉल साइज लीव, इनके छोटी लीव्स होती हैं, क्या ये विजिबल होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होगा। ये हाइपोथेसिस कैसे हो सकता है? हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होता है, जो एक्सप्लेनेशन देती हैं चीज़ों का, यानी कि वाई फैक्टर, यानी कि ये चीज़ ऐसा क्यों है, जिसको आप टेस्ट कर सकते हो। अब डेजर्ट प्लांट के लीव्स जो होते हैं वो आपके छोटे होते हैं, ये आपके दिख सकते हैं। अब ये छोटे क्यों होते होंगे? क्योंकि ये वाटर लॉस को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ये इसका यहाँ पे क्या है, ये इसका यहाँ पे कारण है। यानी कि ये क्या हो सकता है, ये आपका इन्फरेंस हो सकता है, जो कि आप लोग यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पे पता कर सकते हो। तो यहाँ आप लोगों का सेकेंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब देखिए पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही कि जो मैं आंसर बोल रही हूँ एग्जैक्टली वही आप लोगों का सही होगा, बट मैक्सिमम आंसर यहाँ पे 99% मैं आप लोगों को सही ही दूंगी। मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी टाइम लेके बना के आई हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगी, यहाँ बैठ के क्वेश्चन को देखना और एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के क्वेश्चन को देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनफैक्ट अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में मिस्टेक करके आए हैं तो आप अकेले कैंडिडेट नहीं होंगे। इवन मैं अगर खुद भी ये पेपर देने जाती तो मुझसे भी ये मिस्टेक हो सकती थी, बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर ही अलग होता है। हम लोगों का जो माइंड सेट होता है पेपर में, उसी चीज़ को आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पे टैकल करना है। प्रेशर अलग होता है, कई बार हम लोगों को आती हुई चीज़ हम गलत तरीके से रीड कर लेते हैं, बाद में पेपर देखते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए। तो एक काम तरीके से जिन कैंडिडेट का कल पेपर है उनको पेपर देना है। और मैं इस पेपर को ईजी तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, अगर आपकी अच्छी लेवल की तैयारी थी तब आप लोगों को ये पेपर ठीक लगा होगा। अब देखिए अगला ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ टेस्टेबल क्वेश्चन। अब देखिए टेस्टेबल वर्ड का मतलब क्या है, जिसको आप क्या कर सको, परीक्षण कर सको। परीक्षण मतलब जांच सको, क्या क्या चीज़ें आपकी जांची जा सकती है। तो यहाँ पे बोल रखा है हाउ डू फ्लू अफेक्ट ह्यूमन इम्यून सिस्टम, क्या इसे टेस्ट कर सकते हो, ये आपका टेस्ट हो सकती है। इसके अलावा व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सिगरेट स्मोक ऑन लंग्स, लंग्स में क्या इफेक्ट होगा, इसको आप टेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट हो सकता है इस पर। हाउ डज एन अर्थक्विक बोल रही हूँ, अर्थवॉर्म ईट, अर्थवॉर्म कैसे खा सकते हैं, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। फॉसल फ्यूल कैसे ड्रेन आउट होते हैं, यानी कि जो यहाँ पे ईंधन है वो कैसे ख़त्म हो रही है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये आपका टेस्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर है। इसके अलावा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए थे और मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में आप किस तरीके का अप्रोच रखेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन पेडागोजी में वैसे भी नहीं आते, बस आपको अप्रोच को रख के इस क्वेश्चन को करना था। यहाँ पे बोल रखा है कि आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ के बेसिस पे आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सी प्रोसेस के लिए यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो जरा इस पैराग्राफ को यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रखा है अ टीचर अरेंज अ फन ट्रिप टू कुतुब मीनार फॉर हर लर्नर, उसके लर्नर के लिए उन्होंने एक फन ट्रिप ऑर्गेनाइज की। A learner saw the iron pillar in the Qutub Minar in Qutub complex. The teacher asked the learner to note down the detailed display about the pillar that is 1600 year ago and rust resistance. अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि टीचर ने यहाँ पे लर्नर को बोला कि ये चीज़ आप नोट डाउन करो कि ये जो पिलर जो डिस्प्ले हो रहा है ये आपका 1600 ईयर पुराना है और साथ ही साथ इसमें रस्ट भी नहीं होता। सी ऑल्सो आस्क देम टू राइट दोज आयरन आइटम इन देयर हाउस विच आर बीइंग यूज रेगुलरली एंड आर रस्ट एंड थिंक द कॉज ऑफ रस्टिंग। अब देखिए उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले तो आयरन पिलर के बारे में बताया कि ये 1600 साल पुराना है और ये रस्ट नहीं होता। उसके बाद इन्होंने बोला कि आप लोग एक काम करिए कि अपने घर में कुछ आयरन आइटम को यहाँ पे याद करिए और जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं और जो रस्ट हो जाते हैं, यानी कि
बेसिकली इनके रस्ट होने के क्या कारण है और क्या क्या तरीके से आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर बच्चा कुछ मेज़र नहीं कर रहा, तो मेज़रमेंट वाले ऑप्शन आप यहाँ पे काट दीजिए, यानी कि इस क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके अंदर यहाँ पर टीचर जो है ध्यान से देखिएगा, मैंने जो आप लोगों को प्रोसेस स्किल पढ़ाई थी उसके अंदर बताया था कि यहाँ पे अगर आपको कॉजेस यानी कि कारण या फैक्टर जहाँ पे बताने पड़े, वो किस चीज़ के लिए होता है, वे होता है आपका हाइपोथेसिस के लिए, ना कि इन्फरेंस के लिए। तो इस तरीके से मैंने एक वर्ड को देखते ही यहाँ पे देखा कि ये क्या करेगा, अपने घर के आइटम को क्लासिफिकेशन करेंगे बच्चे। ऑब्जर्वेशन किसको कर रहे हैं भाई, आयरन पिलर को ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हाउस होल्ड आइटम का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और जो कारण बता रहे हैं वो उसके हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना बता रहे हैं। तो इस तरीके से सेकेंड जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा एक यहाँ पे प्रोसेस वैलिडिटी को ये सेटिस्फाई नहीं करता, पूछ रखा है। तो देखिए प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया जिसमें आपकी हो रही है, तो देखिए इसके अंदर आप लोग हाइपोथेसिस रखते हैं, जर्मिनेशन करेंगे सीड्स का, तो यहाँ पे प्रक्रिया हो रही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव ऑप्शन ढूंढना है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेट करेंगे यहाँ पे एसिडिटी और बेसिसिटी किसकी, डिफरेंट हाउस होल्ड सब्सटेंस की, तो इसमें भी प्रक्रिया हो रही है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। डिस्कस करेंगे आउटकम्स को जो कि आप लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं जब पीस ऑफ रबड़ को और यहाँ पे दो ओपन एंडेड सर्किट को, तो इसमें भी प्रोसेस हो रहा है। बट जब यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को बस आप लिस्ट कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि नेगेटिव आंसर ही आपको ढूंढना था। अब देखिए अगले क्वेश्चन में भी मैं आप लोगों का टैग वर्ड को किस तरीके से यूज करूंगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रखा है कि आप यहाँ पे सिल्क रूट का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इनमें से क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो कि यहाँ पे फुलफिल करता है हमारा टेक्स्ट बुक, इस तरीके का क्वेश्चन है। देखिए मैं यहाँ पे पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन में यही बोलूँगी कि जो पूछ रखा है उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर आप सिल्क रूट का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो ये हमारी हिस्ट्री से लिंक करता है, हिस्ट्री से लिंक करता है, तो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यहाँ पे बता रहा है। जो इवेंट आपके यहाँ पे हिस्ट्री में घटित हुए हैं और साथ में वो साइंस से लिंक करते हैं, वो आपकी हिस्टोरिकल वैलिडिटी को दर्शाते हैं। तो बी तो डेफिनेटली होना चाहिए, जिसमें बी नहीं दे रखा उसको आप काट दीजिए। साथ ही क्योंकि ये जो सिल्क रूट है ये हमारी सोसाइटी हमारे कल्चर से लिंक करता है, तो ये आपका सोसाइटी और कल्चर से लिंक कर रहा है, यानी कि सी ऑप्शन भी होना चाहिए ऑप्शन में। जिसमें सी नहीं दे रखा उसको आप काट दीजिए। अब आपके पास दो ऑप्शन बच गए। कभी भी हम यहाँ पे साइंस के किसी भी कंटेंट को बर्डन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, चाहे आप टफ चीज़ें पढ़ा रहे हो चाहे आप इजी चीज़ें पढ़ा रहे हो, आप बर्डन कभी नहीं बोलेंगे, तो डी नहीं होना चाहिए। तो बचा क्या, ए बी सी, यानी कि नेचर ऑफ साइंस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि टेंटेटिव नेचर किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, और साथ ही ये आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, कल्चर और सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क वुड नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर अमंग स्टूडेंट। तो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए इनमें से क्या कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये देखिए हैंड ऑन एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जो हमारे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट होते हैं डेवलपमेंट के, ये साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने में हेल्प करेंगे। कैसे नहीं करेंगे, अगर ये ऑप्शन नहीं होगा ये भी आपका करेगा। कैसे, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर को ले लो, मैं सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर का एग्जांपल लेती हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में यहाँ पे आपको हिस्ट्री तो पढ़ाई जाती है, पहले जे थॉमसन का मॉडल, फिर रदरफोर्ड का मॉडल, फिर आपका बोहर्स का मॉडल, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो पता चल रहा है, तो ये भी आपका यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने में हेल्प करेगा। अगर बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है तो ये भी साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने में हेल्प करेगा। पर बस गणित के जो प्रकृति के सिद्धांत है उनके मतों को पढ़ना, ये यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेगा, तो ये सबसे कम कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ आप मेरे साथ पेपर सॉल्व करेंगे तो मैं मानती हूँ कि आप लोगों को कई कैंडिडेट जो एग्जाम हॉल में प्रेशर की वजह से चीज़ें गलत करके आए होंगे उनको यहाँ पे चीज़ें सही लग सकती हैं, और कई बारी आप लोगों को किस तरीके से अप्रोच लगाना है वो भी आपको आइडिया लगेगा। अब यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच से आपको पढ़ाना है फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, मेटल और नॉन मेटल की। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो आप अपेयर करते हो, यानी कि अपेयरेंस बेस्ड प्रॉपर्टी आपको पढ़ानी है, जो आपको दिख सकती है।
सिंपल सी बात है, मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में बताया था। साइंस के अंदर यहाँ पे सीधा डिफरेंस बताना, ब्लैक बोर्ड में लिख देना, डिफाइन करना, ये बिल्कुल तरीके से गलत होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं दो ऑप्शन जो आपको एग्जाम में भी कंफ्यूज किए होंगे, कि आपने सोचा होगा यार डिस्कशन तो एक अच्छा पॉइंट है स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करना, वो भी एवरीडे एक्सपीरियंस का, जिसमें आप यहाँ पे मेटालिक और नॉन मेटालिक सब्सटेंस के यूजेस को समझेंगे। अब देखिए यूजेस जो है यहाँ पर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आ रही है, आप मुझे खुद सोच के बताइए, यूजेस जो है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी में नहीं आएंगी, बट अगर आप कुछ सेट ऑफ मटेरियल बच्चों को देते हैं और उनकी प्रॉपर्टी बताने को बोलते हैं कि देख के बताओ कि इनमें यहाँ पे कौन सा डल है, कौन सा शाइनी है, कौन सा यहाँ पे इनके हम लोग यहाँ पे स्टेट पूछ सकते हैं, तो इससे यहाँ पे इंक्वायरी जो है बच्चा कर सकता है। हमें यहाँ पे वो देखना है कि बच्चा किससे इंक्वायरी करे। अब देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो इस क्वेश्चन का अभी भी आप सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में डाउट ही यहाँ पे रखना। एग्जामिनर कई बारी आप लोगों का चीज़ों को एक्सपीरियंस के साथ जोड़ के, डे टू डे एक्सपीरियंस के साथ जोड़ के फोर्थ ऑप्शन को भी सही बोल सकते हैं। अब आयोग इसमें क्या करेक्ट लगाएगा वो देखते हैं। हालांकि मुझे ज़्यादा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट लग रहा है, बट जिन्होंने अभी फोर्थ ऑप्शन को टिक लगाया वो भी अपना होप ना छोड़े। इस क्वेश्चन का 50-50 मान के चलें, देखते हैं कि यहाँ पे आयोग इसका क्या करेक्ट लगाता है। वैसे तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन नीड टू बी इंट्रोड्यूस इन अपर प्राइमरी स्टेज टू वेरीफाई थियोरेटिकल प्रिंसिपल। ये स्टेटमेंट आप लोगों का ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये सेम स्टेटमेंट आया था। आपको सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन की नीड नहीं होती है किसी भी थियोरेटिकल प्रिंसिपल को यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए। थियोरेटिकल प्रिंसिपल ऑलरेडी वेरीफाइड होते हैं, तो इसके लिए कोई सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन की नीड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल यहाँ पे गलत होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ साइंस। तो ये तो वैसे ही पढ़ के हमें सही लग रहा है कि जो यहाँ पे हम गतिविधि करते हैं, जो यहाँ पे प्रयोग करते हैं, वे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गणित की प्रकृति को समझने के लिए। अब आगे क्या बोल रखा है कि मोस्ट कॉन्सेप्ट शुड बी डिराइव्ड बाय एन इंडक्टिव अप्रोच एट प्राइमरी लेवल। अब देखिए अपर प्राइमरी लेवल में ज़्यादातर जो अप्रोचेस हैं, ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से डिराइव हुए हैं, वे आपके यहाँ पे इंडक्टिव अप्रोच से डिराइव हुए हैं। मोस्ट लिखा है, ऑल नहीं लिखा। ऑल लिखा होता तो ये भी गलत होता। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या है, सही है, और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे क्या है, वो आपका फॉल्स है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रखा है, इसके अंदर भी हमें एक बड़ा सा स्टेटमेंट दे रखा है और यहाँ पे बोल रखा है कि फोर्स टॉपिक को यहाँ पे पढ़ाने में बिगिनिंग यहाँ पे बोल रखा है। ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक को फॉर्मली स्टार्ट कर रही हैं टीचर, और टीचर यहाँ पे एक डिस्कशन होल्ड कर रही हैं, और इसके लिए सबसे सूटेबल कौन सा है, स्टूडेंट के जो रिस्पॉन्स होंगे उसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल क्या है। तो देखिए डिफाइन जो वर्ड है ये तो आपका एक नेगेटिव टर्म आ जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब देखिए बाकी चीज़ों को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट के जो प्री कॉन्सेप्शन है उसको एसेस करना, यानी कि बच्चे का पहले क्या कॉन्सेप्ट रहा वो तो आप स्टार्टिंग में करोगे, जो कि एक तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज से भी हम करते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग बच्चे का करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे को इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पहले क्या क्या पता है। तो ये तो अच्छा पॉइंट है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि हम किसी कॉन्सेप्ट को टॉट करने के लिए, पढ़ाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें। यहाँ पे हम जो ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्टिंग में कर रहे हैं, जो डिस्कशन होल्ड कर रहे हैं, वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी है। बट ये जो इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन ये एंड में किया जाता है या फिर ड्यूरिंग द सेशन किया जाता है। ये बिगनिंग में इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हो, बिगनिंग में ही एक यहाँ पे माइंडसेट नहीं रख रहे हो कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ये बच्चा पढ़ने में गंदा है। तो हम कहेंगे कि बी एंड सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में यहाँ दे रखा है। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो देखिए सबको ईजी लगा होगा मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे बोल रखा है कि प्यूबर्टी होने के बाद, प्यूबर्टी के बाद जो हमारी ओवरीज होती हैं फीमेल में,
उनका साइज़ क्या होता है। अब देखिए जैसे जैसे इंसान बड़ा होगा, जो हम लोगों के ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका साइज़ भी क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है। स्पेशली अगर मैं ओवरीज जैसे ऑर्गन की बात करूँ तो यह आपका इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो रिड्यूस जो वर्ड है ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। साथ ही ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, तो यहाँ पे ये थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करती, ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है, ये हार्मोन है। और मेल में यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे बोल रखा है प्रोडक्शन इन हार्मोन का कौन कंट्रोल करता है, तो मास्टर ग्लैंड कंट्रोल करेगा। मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो रहे होंगे और इनका रीजनिंग भी एक तरीके से वैलिड लग रहा होगा कि मैं किस तरीके की रीजनिंग यहाँ पे दे रही हूँ। यहाँ पे बोल रखा है एक सर्किट आप बना रहे हो जिसमें आपके पास 3 आइडेंटिकल बल्ब हैं और एक स्विच है जो कि आप डिफरेंट अरेंजमेंट में कनेक्ट कर सकते हो। आपको ब्राइट लाइट चाहिए। अब इस क्वेश्चन का मैं एक अप्रोच आपको दूंगी। हम रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है, मैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। रेजिस्टेंस का टॉपिक हम पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, ये आपका यहाँ पे ब्लॉक करने का काम करता है। यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो जो बल्ब होंगे वो डिम हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था, ये हमने कई बार पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस की 2 तरीके की कॉम्बिनेशन होती है, एक सीरीज और एक पैरेलल। आप मुझे बताइए कि किस में रेजिस्टेंस जो है मिनिमम आता है, इसमें मिनिमम आता है और इसमें मैक्सिमम आता है। यानी कि रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे कम होगा तो फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा और यहाँ पे जो बल्ब होंगे वो ब्राइट होंगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सभी बल्ब को सारे बल्ब्स को आप क्या करोगे, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाओगे। अरेंजमेंट जो बी है यानी कि 4th वाला आपका करेक्ट होगा। ऑल बल्ब इन पैरेलल, ये अरेंजमेंट आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है जिसके अंदर क्या बोल रखा है, जिसके अंदर हमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। असर्शन क्या है कि एनोडाइजिंग जो है एक अच्छा मेथड होता है जिससे मेटल करोड नहीं होते, बिल्कुल सही है। एनोडाइजिंग यहाँ पे आयरन के ऊपर यहाँ पे जिंक की कोटिंग को बोलते हैं। अगर आपको एनोडाइजिंग नहीं भी पता तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिंक किसके लिए यूज होता है। जिंक आपका गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के लिए यूज होता है, जिंक इसके लिए यूज नहीं होगा। बल्कि एनोडाइजिंग के लिए हम किसको यूज करते हैं, एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। तो यहाँ पे असर्शन सही है और रीजन गलत हो जाएगा। तो ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर हमें क्या बोल रखा है कि वाई सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक। अब अभी तक आपके सीटेट एग्जाम में ये पूछा जाता था कि इसका कलर क्या होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इसका कलर ब्लैक होता है और इसका कारण क्या होता है। तो देखिए ये सभी एयर के साथ रिएक्शन यहाँ पे बता रखा है कि एयर के साथ किस चीज़ का रिएक्शन होता है। सिल्वर आर्टिकल जो है वो आपका यहाँ पे ब्लैक का बनता है जब आपका हाइड्रोजन सल्फाइड जो होगा वो क्या करेगा, वो आपका एयर के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड तो पॉइजनस गैस है। इसके अलावा ऑक्सीजन एयर के साथ रिएक्ट नहीं करती, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और यहाँ करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड जो है आपका क्या करेगा, वो आपका एयर के साथ रिएक्ट करता है। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन। अब आपको ये क्वेश्चन अगर न्यू लग रहा होगा, मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे जो टॉपिक वाइज सीरीज कराई थी, इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ जो मैराथन कराए थे, इस टाइप के क्वेश्चन लिए थे। इस टाइप का एक क्वेश्चन अभी तक आपका प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा गया है और उसको भी सॉल्व करने का मैंने यही अप्रोच बताया था। आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या चीज़ आपको फिल इन द ब्लैंक में पूछी गई है। ए आपको पूछा गया है बेस। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो इनमें से क्या बेस नहीं है, इस तरीके से एलिमिनेट करना है। बी भी क्या है, बी भी आपका यहाँ पे क्या है, बी भी आपका बेस है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इनमें से NaOH का होल स्क्वायर जैसा कोई कंपाउंड नहीं होता। NaOH होता है, NaOH होल स्क्वायर जैसा कोई कंपाउंड नहीं होगा। तो एक ऑप्शन तो आपका इस तरीके से एलिमिनेट हो गया। इसके अलावा सी क्या होगा, सी एक एसिड होगा आपको पता है, और सी तीनों में ही HCl दे रखा है। और डी क्या है, डी आपका यहाँ पे बेस दे रखा है। और बेस अगर आप देखें तो बेस यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि NaOH मतलब ये सारे कंपाउंड दे रखे हैं। अब आपको देखना है कि यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NH4Cl और ये किसकी वजह से बनता है, यहाँ पे NH3 और NH3 और NaOH के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे बनता है। यानी कि एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनेगा। और यहाँ पे आपका बनेगा क्या, यहाँ पे आपका चला जाएगा, यहाँ पे NH4Cl एक साथ यहाँ पे निकल जाएगा और यहाँ हम लोगों का सॉल्ट के साथ वाटर यहाँ पे रिलीज होता है। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ आप लोगों का करेक्ट होगा NH3 एक बेस है,
NaOH एक बेस है, HCl एक एसिड है और डी भी आपका क्या है, ये भी एक बेस है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी था। अगर आप एक बार में देखो तो यार ऐसा लगेगा ये पेपर की क्या चीज़ यहाँ पे पूछ ली गई है, बट अगर आप ढंग से माइंड फ्री करके इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। यहाँ पे बोल रखा है कि एक ग्लास में पानी है और पानी में मैं क्या डाल रही हूँ, पानी में मैं शुगर डाल रही हूँ और उसको मैं क्या कर दे रही हूँ, उसको मैं मिक्स कर दे रही हूँ और मैंने शुगर सिरप बना दिया, पूरा एक सिरप, एक घोल बना दिया। तो क्या ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है? कोई नई चीज़ नहीं बन रही इसमें, तो ये एक फिजिकल चेंज है। बट उस शुगर सिरप को मैं जब हीट करूँगी लो फ्लेम में तो वो कुछ नई चीज़ यानी कि चाशनी टाइप की बन जाएगी। तो यहाँ पे ये आपका केमिकल चेंज है। तो पहला वाला स्टेप आपका फिजिकल चेंज है और दूसरा स्टेप आपका केमिकल चेंज है। फिजिकल केमिकल चेंज से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन तो ठीक ठाक था। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपका एटम से रिलेट करके पूछा गया है और इसके अलावा 81 क्वेश्चन तो यार आप टफ नहीं बोलोगे। ये आप लोगों का लास्ट ईयर यानी कि 2024 में जो पेपर हुआ था, ये जो 14 और 15 तारीख को, उसमें एक सेट में सीधा यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है और मैराथन क्लास में भी मैंने इंक्लूड किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को अगर हम देखें तो इसमें बोल रखा है कि द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज़ 2 पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, जिसका एटॉमिक नंबर है 27, सॉरी मास नंबर है कितना, 27, यानी कि ए कितना दे रखा है, ए आपको यहाँ पे 27 दे रखा है। इसमें न्यूट्रॉन कितना दे रखा है, न्यूट्रॉन आपको यहाँ पे 14 दे रखा है। अब यहाँ पे हमें बोल रखा है कि मास नंबर आपका 27 है, इसका यहाँ पे न्यूट्रॉन है यहाँ पे कितना, यहाँ पे 14, तो प्रोटॉन कितने होंगे? तो प्रोटॉन आप यहाँ पे निकालते हैं तो ए इक्वल टू पी प्लस एन यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि 27 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 27 में से आपको 14 को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। अगर आप 27 में से 14 को माइनस करते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 क्या है, 13 यहाँ पे हो जाएंगे आपके न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन जितने होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक नंबर है यहाँ पे 13। अब इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है। मैंने आपको सोडियम प्लस का एग्जाम्पल दिया था। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज क्यों होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और अगर ये एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है और वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 13 में से 2 माइनस करके कितना आंसर आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मीडियम वगैरह चेंज हो रहा है, तो आपको बताना है स्पीड ऑफ लाइट में क्या फर्क पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ एक साथ चेंज होती है। अगर यहाँ पे वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो स्पीड क्या होगी, ये भी डिक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी आपका नो चेंज रहती है, यानी कि रिमेन सेम रहेगा, ये आपका रिमेन सेम रहेगा। और अगर आपका यहाँ पे स्पीड जो है इस केस में डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पर वेवलेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आप यहाँ पे देखोगे कि x जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो 2 ऑप्शन गए। इसके अलावा y आपका अनचेंज, w आपका अनचेंज और z आपका क्या होगा, z आपका यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो देखिए z जो है यहाँ पे, सॉरी डिक्रीज मैंने लिख दिया, मैंने ये गलत लिखा है। z आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा क्योंकि जो मीडियम b है उसमें स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे y जो है आपका रिमेन अनचेंज रहेगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। एक बार और देख लेते हैं, x क्या है, x आपका डिक्रीज हो रहा है, y आपका रिमेन अनचेंज है, z आपका इंक्रीज है। हाँ ये सही है, इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लॉजिकल तरीके से भी सोचेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे बोल रखा है ब्रांचिंग, जो ग्रोथ और ब्रांचिंग है रूट की वो ए और बी हॉरिजन में होती है। सॉइल के जो इस तरीके की लेयर होती है इसे ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन ऐसे बोलते हैं। जो कि ग्रोथ होता है रूट्स का, वो यहाँ पे एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है वाटर और मिनरल को। ये तो मैंने आप लोगों को रूट्स का फंक्शन बताया था कि रूट्स का फंक्शन क्या होता है, ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से फ्लड नहीं आते। लास्ट जो फाइनल सेशन लिया उसमें भी बताया था मैंने, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट बोल रखा है सी हॉरिजन इज रिच इन ह्यूमस। अब देखिए ह्यूमस अगर उसमें ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर जो पौधे हैं वो कैसे लगेंगे। ह्यूमस आपका ए हॉरिजन में ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे तो नीचे बैड रॉक आने लग जाती है, यानी कि बड़े बड़े पत्थर आने लग जाते हैं, तो ये यहाँ पे गलत है। तो हम कहेंगे कि ए जो है आपका क्या है, ए जो है यहाँ पे सही है, और यहाँ पे बी जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, गलत है। तो यानी कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, जो कि आपको थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जरा हम देखते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर इंडिकेटर से रिलेटेड चीज़ें बताई थी कि इंडिकेटर आपके पेपर में पूछी जाती हैं, और आपको यहाँ पे देखने को मिल गया चाइना रूस का इंडिकेटर।
अब देखिए चाइना रोज का इंडिकेटर यहाँ पे देखें तो एसिड में ये आपका यहाँ पे क्या होता है, ये आपका डार्क पिंक कलर का होता है, और बेस में ये किस कलर का हो जाता है भाई, बेस में ये आपका ग्रीन कलर का होता है। बस अगर आपको इतना सा नॉलेज था तो इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। यहाँ पे बोल रखा है टेस्ट ट्यूब ए में डालने के बाद कोई भी चेंज नहीं हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ तो ना एसिड होगा ना बेस होगा, ये न्यूट्रल होगा। अगर टेस्ट ट्यूब बी में ये आपका यहाँ पे ग्रीन हो गया तो ये क्या होगा, ये आपका बेस होगा। और टेस्ट ट्यूब 3 में ये जाने के बाद डार्क पिंक हो गया तो ये आपका एसिड होगा। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन को आप लेंदी बोलेंगे, बट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को सही तरीके से रीड करते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, मैं आपको बोल रही हूँ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था, ये मैं मानती हूँ। यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो नॉन जीरो मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है जो कि हाइट पे होती है, ठीक है जी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे क्या होती है, नॉन जीरो, पर हाइट में आके ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुका हुआ है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है जीरो। तो मोमेंटम इसका जीरो हो सकता है क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = m/v। तो मोमेंटम इस जगह पे जीरो हो सकता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आगे क्या बोल रखा है कि एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो वर्क। अगर आप यहाँ पे एक वॉल को क्या करें, एक वॉल को धक्का दें तो जीरो वर्क होगा, बट इसमें आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं ना यार, धक्का देने की कोशिश तो कर रहे हो। हाँ, अलग बात है कि वो वॉल आपकी हिल नहीं रही है, तो ये भी आपका यहाँ पे क्या है, ये भी करेक्ट है। तो बोथ यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो क्या है, वो आपका ट्रू है। ये एग्जाम्पल्स, आई होप ये क्वेश्चन आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन यार बड़ा टेक्निकल क्या, बड़ा एक जनरल सा क्वेश्चन था कि आप यहाँ पे देखें कि दो आपके पास कंटेनर है, एक को ब्लैक कलर से पेंट किया, एक को व्हाइट से पेंट किया। ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है और रेडिएट करता है हीट, वो भी हाई अमाउंट में, ये आपको पता होना चाहिए। तो सनलाइट में रखेंगे तो जो ए होगा वो गेन भी ज़्यादा करेगा हीट और लूज भी ज़्यादा करेगा एज कंपेयर टू बी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना था। अगला यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ये तो ईजी है यार, इवन मैं कहूँगी कि एक सिंगल क्वेश्चन है बेचारा ये, जो कि आप लोगों का ईजी क्वेश्चन में यहाँ पे कंसिडर होगा, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए फोर्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो सिंपल सी बात है, प्रेशर और एरिया का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर आप एक ब्लंट नाइफ लोगे तो एरिया क्या हो रहा है, एरिया यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। सिंपल सी बात है कि एक आपका ऐसा चाकू है जो कि धारदार नहीं है, तो यानी कि उसकी जो एज है वो कैसे थोड़ी मोटी है, तो एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। प्रेशर यहाँ पे फोर्स का कोई लेना देना नहीं, प्रेशर कम होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है। ये यहाँ पे सही है, ये तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों का सही होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन भी मैं इजी क्वेश्चन में कंसिडर करूंगी। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था सोलेनॉइड का एग्जांपल देके कि एक वायर है जिसको आप नंबर ऑफ टर्न्स में कन्वर्ट कर दो और इस तरीके से आप यहाँ पे बैटरी लगाते हो, यानी कि सेल या बैटरी लगाते हो, तो इसके बाद इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो है बढ़ने लग जाती है। इसकी स्ट्रेंथ आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करना या डिक्रीज करना इसके करंट के फ्लो पर डिपेंड करता है। करंट का फ्लो आप बढ़ा दोगे तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, करंट का फ्लो कम कर दोगे तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ ऑर्गन दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू डाइजेस्टिव प्रोसेस। डाइजेस्टिव प्रोसेस में इनमें से किसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो कंप्लीट डाइजेशन होता है, यहाँ पे ये भी कट गया। इसके अलावा अगर हम देखें बकल कैविटी में सलाइवा जो है वो आपका सलाइवरी ग्लैंड जो है कंट्रीब्यूशन करता ही है। तो ईसोफेगस जो फूड पाइप है, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, इनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो यहाँ पे आपका फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। इसके पास लंग्स नहीं होती, बिल्कुल सही है। टेडपोल्स जो होते हैं आपको पता होना चाहिए, इनके पास गिल्स होते हैं, इनके पास लंग्स नहीं होते। इवन जब ये मॉडिफाई होते हैं, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है तो बाद में लंग्स आता है। इसी वजह से प्रजनन प्रक्रिया जो है वो पानी के अंदर होती है क्योंकि टेडपोल्स जो है वो गिल्स से सांस लेते हैं। तो ये भी सही है। आगे बोल रखा है कि जो स्नेक्स होते हैं ये आपके भाई रेप्टाइल्स हैं और रेप्टाइल्स जो है उनके पास लंग्स होते हैं, तो ये यहाँ पे गलत है। तो हम कहेंगे कि ए एंड बी जो है यहाँ पे आपका सही होगा, जो कि आपको कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, जिसके अंदर क्या बोल रखा है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू को पहचानना है। यहाँ पे बोल रखा है द
पार्ट विच प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, पार्ट कौन सा पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव अगर हम सिस्टम पूरा का पूरा बनाएं, यानी कि फ्लावर का मैं सिस्टम बनाऊं, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है। कई बारी मैंने बनाया हुआ है। इसमें ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है आपका एंथर, और एंथर क्या करता है, ये आपका यहाँ पे पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होके स्टिग्मा में आके स्टिक होते हैं। तो दो ऑप्शन आपके इस तरीके से कट गए। यहाँ पे बताइए फ्लावर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है? तो ये आपके पेटल्स होते हैं, ये सेपल्स नहीं होते, ये पेटल यानी कि पंखुड़ियाँ अट्रैक्ट करती हैं, उनमें से जो सुगंध आती है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पार्ट जहाँ फीमेल गैमेट फॉर्म होते हैं वे होता है आपका ओवरी, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जहाँ पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं वे आपके क्या होते हैं, वे आपके होते हैं यहाँ पे स्टिग्मा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अब हम मैथ्स के 30 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 90 तक थे। अब देखिए थोड़ा सा तो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी, बहुत डिटेल में मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं करूँगी। यहाँ पे आप लोगों को इस इक्वेशन को क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि ब्रैकेट ओपन करिए, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप जैसे इस तरीके से पहले ब्रैकेट ओपन करिए 7x - 4, और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करती हूँ तो ये आ जाएगा 2x प्लस अपॉन 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का साइन, और इस जगह पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 और 2 मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा 6। तो इस तरीके से आपने ब्रैकेट ओपन किया, और यहाँ पर आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ आप लोगों का आंसर आ जाएगा 41/11। अब जब आपका x आ गया तो x आने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह इस इक्वेशन में जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है इसकी जगह इसे प्लेस कर देंगे। तो 11 से 11 आपका कट जाएगा, और 41 और 21 को अगर आप यहाँ पे प्लस करते हैं तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 62। 62/2 कितना होता है, ये होता है 31। तो इस तरीके से 31 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जहां पर नीड है वहां पर मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन को सॉल्व भी करूंगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे एक फैक्टर होगा, ये इस क्वेश्चन का आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जरा आप यहाँ पे देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस साइड को तो इसी तरीके से यहाँ पे लिख दीजिए। दूसरे साइड अगर मैं यहाँ पे गौर करूँ तो इस जगह पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है। तो अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी को ध्यान से देखूं तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2x - 4y का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। -6 भी इस क्वेश्चन में साथ में हमें यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे इजी तरीके से सिंप्लीफाई करें, इसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो 2x और ये जो -4y है इस पूरे को मैं z ले लेती हूँ। अगर मैं इसको z लेती हूँ तो ये दोनों पोर्शन आपका z बन जाएगा। तो 16z² प्लस इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 5z - 6। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस पोर्शन को आपका z के बराबर यहाँ पे कर दिया ताकि ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका सॉल्व हो जाए। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पोर्शन को यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। अगर आप यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो 6 6 36, यानी कि ऐसे नंबर को ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करके आपका 36 आए और प्लस माइनस करके आपका यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस करके आपका 5 आए। तो 9 4 क्या होता है, 9 4 आपका 36 होता है। तो हम ये जो 6z² है इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे कितना, यहाँ पे लिखेंगे 9z - 4z। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करती हूँ तो यहाँ पे आपको देखना है, ब्रैकेट को ओपन क्या करना, हमें यहाँ पे कॉमन लेना है। तो 3z को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। 3z को कॉमन लेके यहाँ पे क्या बचेगा, 2z + 3 यहाँ पे बचा। माइनस के साइन को भी कॉमन लेते हैं हम, तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा 2z + 3। देखिए 2 को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया था। इसके बाद अगर आप इसे यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो 2z + 3 यहाँ पे बचेगा और इस जगह पे आपका क्या बचेगा, 3z - 2 बचेगा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में मैंने आपको z की जगह क्या लगाया था, z की जगह मैंने ये लगाया था। तो बस z की जगह जो चीज़ें लगाई थी मैं उस चीज़ों को वापस यहाँ पे प्लेस करने जा रही हूँ। तो 2 के साथ यहाँ पे क्या आएगा, 2 के साथ यहाँ पे आ जाएगा 2x - 4y। इसके साथ +3 भी हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है। मैंने इस तरीके से लिख दिया। इसे हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे 3 के साथ भी z है तो 3 के साथ भी हम क्या लगाएंगे, 3 के साथ भी
2x माइनस 4y और इसके साथ -2 हमें यहाँ पे दे रखा है। बस आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन को यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। अगर आप इस पोर्शन को यहाँ पे खोलते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आप लोगों का यहाँ पे बराबर आ जाएगा 4x माइनस 8y प्लस 3 के बराबर आएगा। यही इसका एक फैक्टर यहाँ पे माना जाएगा। देखिए जैसा मैंने कहा, जिस क्वेश्चन में नीड लगेगी मैं उस क्वेश्चन में पक्का आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक शॉपकीपर है जो एक आइटम को कितने का बताता है, 1500 का बताता है। यानी कि एक आइटम को 1500 में खरीदता है, यानी कि इसका सीपी कितना है, सीपी है इसका 1500 और उसको मार्क करता है यहाँ पे 2500, ये इसका मार्क प्राइस है। उसके बाद वो बोलता है कि मैं 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ और एडिशनल डिस्काउंट भी दे रहा हूँ जो कि 250 रुपये है। तो 20% का डिस्काउंट किस पे दे रहा है, डिस्काउंट मैंने आपको बताया था हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। तो अगर मैं इसका 20% निकालूं, 20% किसका, यहाँ पे मार्क प्राइस का, तो 20% मार्क प्राइस का अगर हम निकालते हैं तो 20/100 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 2500 आएगा। तो 2 0 से 2 0 यहाँ पे कटा, तो ये डिस्काउंट एक्चुअल में कितने का दे रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर डिस्काउंट कितना दिया गया, यहाँ पे 500 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। साथ में हमें ये भी बताया है इसने यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट भी दिया है, कितने का, यहाँ पे 250 रुपये का। तो टोटल जो डिस्काउंट इसने यहाँ पे दिया वो कितने का दिया, वो 750 रुपये का दिया। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर उसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, सेलिंग प्राइस रहा होगा उसका कोई 2500 रुपये। उसने यहाँ पे टैग लगाया, 2500 रुपये उसने मार्क किया कि मैं 2500 रुपये का दे रहा हूँ और उसमें यहाँ पे 750 रुपये का डिस्काउंट उसने दिया। तो वो वस्तु कितने में बेची, वे वस्तु आपकी 1750 रुपये में बेची। तो आपको क्या निकालना है कि इसमें कितना उसने प्रॉफिट कमाया। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि उसने खरीदा किसमें, 1500 रुपये में खरीदा, बेचा कितने में, बेचा यहाँ पे 1750 में। दोनों का गैप कितना है, 1500 की चीज को 1750 में यहाँ पे उसने अगर यहाँ पे बेच दिया तो उसे यहाँ पर कितने का गैप हुआ, यहाँ पे 250 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। इसके अलावा देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें बोल रखा है कि ये 4 नंबर कैसे हैं, ये 4 नंबर आपके प्रपोर्शन में। प्रपोर्शन मतलब इस तरीके के रेशियो फॉर्म में यहाँ पे ये नंबर आपके दे रखे हैं। यहाँ पे हमें डायरेक्ट इस तरीके से दे रखा है। इसमें आपको करना क्या है, सभी नंबर में आपको x को जोड़ना है। सभी नंबर में हमने यहाँ पे x को जोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है कि अगर हम x को सभी में ऐड कर दें तो क्या नंबर यहाँ पे ऑब्टेन होगा, यानी कि जो नंबर ऑब्टेन होगा x जो है वो कितना आएगा, ये पूछ रखा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, जो आपका बच जाएगा वो बचेगा 28x माइनस 22x और इधर बचेगा यहाँ पे 120 और 96 बचेगा। यानी कि x जो है वो कितना आएगा, x जो है यहाँ पे आप लोगों का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब x जो है यानी कि ऐड की हुई वैल्यू क्या आई, आपकी 4 आई। तो इसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की जगह आपको क्या रखना है, यहाँ पे 4 रखना है। तो ये आ जाएगा 3 4 आ जाएगा 12, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराए थे। मैंने आपको मैथ्स बहुत लिमिटेड और प्रिसाइज चीज़ें कराई हैं, बट आप लोगों की जो चीज़ें कराई हैं मैंने पेपर में देखा कि उन चीज़ों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे बोल रखा है दोनों के दोनों एंगल जो है आपके सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है इट मीन्स दोनों एंगल का सम क्या है, दोनों एंगल का सम होगा आपका 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे 180 लिख सकती हूँ। एक्स वालों को साथ में आप ऐड कर दीजिए, बिना एक्स वालों को साथ में ऐड करिए। तो -30 में से 20 अगर जाएगा तो -10 यहाँ पे बचेगा। ये आपका 180 के बराबर आ जाएगा, यानी कि 5x जो है कितने के बराबर आ गया, 190 के बराबर आया। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा यहाँ पे 38। अगर x जो है आपका 38 है, आपको क्या निकालना है, 2x माइनस 4 यहाँ पे निकालना है। 2x माइनस 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 38 माइनस 4 आप यहाँ पे कर दोगे। 2 इंटू 38 माइनस 4 यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 3 6 7। 74 में से 4 को आपको माइनस करना है। 76 में से अगर मैं यहाँ पे 4 को माइनस करती हूँ तो आंसर कितना आंसर आ जाएगा, 72 आएगा, जो कि आपको थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा अगला अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो देखें यहाँ पे क्या बोल रखा है, एंगल पी क्यू जो है एक ट्राइंगल के पी क्यू आर के यानी कि एंगल दे रखे हैं इस तरीके से।
ये हो गया आपका P, ये हो गया Q, ये दे रखा है आपका पूरा 30 और ये दे रखा है आपका पूरा 50। और ये जो P और Q है ये बाइसेक्ट हो रहे हैं एक पॉइंट पे, O पॉइंट पे, इस तरीके से दे रखा है। अगर ये बाइसेक्ट हो रहे हैं तो ये छोटे वाले एंगल कितने होंगे, ये होगा आपका कितना, ये होगा यहाँ पे 15 और ये होगा यहाँ पे 25। अब आपको क्या निकालना है, ये वाला बीच का एंगल निकालना है। सिंपल सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। छोटे वाले ट्राइंगल में आप क्या करोगे, यहाँ पे सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाओगे, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाओगे तो एक तो POQ हो गया, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, दूसरा एंगल हो जाएगा ये 15, क्योंकि ये पूरा 30 है तो ये कितना होगा 15 होगा, और वो पूरा 50 है तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, ये 180 के बराबर। तो POQ कितना आ जाएगा 180 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दीजिए। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 1 2, 1 और 2 को प्लस करेंगे 2 आएगा 3, 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया। तो यानी कि 180 में से आपको क्या करना है, 180 में से यहाँ पे 40 को माइनस करना है, जो कि आंसर आ जाएगा 140। यानी कि POQ क्या आ गया आपका 140 आ गया। आपको क्या निकालना है, 2 इंटू POQ माइनस 10 निकालना है। 2 इंटू 140 माइनस 10 आप यहाँ पे निकालोगे तो 140 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 माइनस 10 आ जाएगा, जो कि क्या होगा 270 होगा, जो कि हम लोगों को पहले ऑप्शन में दे रखा है। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज इन सेंटीमीटर कैन नॉट बी द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आप क्या चेक कर लीजिए, आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को चेक करिए। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अब देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम का रूल चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे ईजी वाला एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ ताकि आप लोगों को मैं समझा पाऊँ। जैसे 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 20 का स्क्वायर होगा 400। 12 का स्क्वायर इसी ऑप्शन में कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। बाकी हाँ ये कितना दे रखा है 16 दे रखा है। 16 का स्क्वायर होगा, 16 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 256। अब सिंपल से बात है कि इन दोनों का जो सम आएगा वो इसके बराबर आना चाहिए। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही है उसमें आपका राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें लगेगा, सेकंड में लगेगा, फर्स्ट में लगेगा। किस में पाइथागोरस नहीं लगेगा, सॉरी यहाँ पर आप लोगों का पाइथागोरस लगेगा सेकेंड, फोर्थ में, थर्ड में और फर्स्ट में। किस में नहीं लगेगा, सेकंड में नहीं लगेगा। आप यहाँ पे करके देख लीजिएगा, सेकंड में आपका पाइथागोरस नहीं लगेगा और इस वजह से हम राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है इस ऑप्शन को कहेंगे। अब अगला ये जो क्वेश्चन है वो तो आसान सा क्वेश्चन है, जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डज नॉट हैव अ रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री वो होती है जिसको रोटेट करो सेम दिखता है। जैसे कि एक्स को अगर मैं यहाँ पे रोटेट करती हूँ यहाँ पे 180 डिग्री, फिर से वो एच की तरह दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे एन को रोटेट करती हूँ 180 डिग्री तो ये किसके तरह दिखेगा, ये आपका फिर से आपका किस तरीके से दिखेगा, वो आपका यहाँ पर एन की तरह दिखेगा। बट अगर मैं ई को रोटेट करती हूँ तो ई को रोटेट करने पे ई ऐसा दिखेगा। तो ये रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पे नहीं दिखाएगा। तो यहाँ आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का प्रीवियस ईयर में सेम ऐसा आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे PQRS एक पैरेललोग्राम है, मैंने बना दिया। इसके यहाँ पे हम लोगों को डायगोनल की बात की गई है तो डायगोनल मैंने इस तरीके से बना दिया। यहाँ पे ये O है, ये है आपका PQRS, तो हमने इस तरीके से बना दिया। जो PO है या OP है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है यहाँ पे x + y। इसके अलावा OQ कितना दे रखा है, ये आपका 20 दे रखा है। साथ ही OR आपका 16 दे रखा है। OS कितना दे रखा है आपको, y + 7 दे रखा है। देखिए y + 7 जो है किसके बराबर है, यह आपका 20 के बराबर होगा। तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा आपका 13। इसके अलावा x + y कितने के बराबर है, ये आपका 16 के बराबर है। तो y की वैल्यू आपको पता है, y की वैल्यू अभी आपने निकाली 13 निकाली, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका यहाँ पे 3। अब x आ गया आपका 3 आ गया तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यहाँ पे 7x - y निकालना है। 7 × 3, 7 3 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा और y कितना है 13 है। तो आपको क्या करना है, 21 में से आपको यहाँ पे 13 को माइनस करना है। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 8 आंसर आ जाएगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा ट्रेपीजियम का क्वेश्चन है। ट्रेपीजियम का क्वेश्चन आपका सीटेट के एग्जाम में ना आए ऐसा यूजुअली मैंने देखा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है पैरामीटर जो है और एरिया जो है हमें क्वेश्चन में दे रखा है इस ट्रेपीजियम का। ठीक है जी, पैरामीटर आपको यहाँ पे 52 दे रखा है। यानी कि पैरामीटर बेसिकली क्या होता है, सभी साइडों का सम होता है पैरामीटर। तो A B C
और डी कितना दे रखा है, इनका सम दे रखा है 52। सम ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड, यानी कि नॉन पैरेलल साइड का सम, यानी कि जो आपका बी और डी है इसका सम कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो अगर मुझे यहाँ पे बी और डी का सम दे रखा है तो ए और सी में निकाल सकती हूँ, और ए और सी आपको चाहिए होता है एरिया निकालने के लिए। ए और सी को इस तरीके से लिखिए, बी और डी कितना दे रखा है, ये आपका 20 दे रखा है दोनों का सम। तो a प्लस सी यहाँ पे निकल जाएगा, इसमें माइनस कर देंगे हम, किसको किससे माइनस करेंगे, 52 में से हम यहाँ पे 20 को माइनस कर देंगे। 52 में से अगर मैं 20 को माइनस करती हूँ तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 32। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको डिस्टेंस निकालना है, इसका हाइट निकालना है। तो बस आप एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि a प्लस सी इंटू एच। आपको यहाँ पे एरिया दे रखा है कितना, 128। एरिया 128 दे रखा है, हाफ हाफ रहेगा, a प्लस सी कितना है, ये आपका 32 है। और आपको हाइट निकालना है, ये दोनों यहाँ पे कट जाएंगे, ये दोनों यहाँ पे कटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 16। और 16 की टेबल में 128 जो है वो 8 बार में आता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपका फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है, यानी कि 8 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब आगे हम लोगों को क्या बोल रखा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना दे रखा है, 48 दे रखा है, एरिया दे रखा है। One of its side is 6 centimeter. How long will a person take to cross this field diagonally? अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है इस तरीके से कि हम लोगों का एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। अगर आप लोगों को एरिया दे रखा है और एक साइड यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से दे रखी है, तो एरिया से आप इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। तो आपको अगर एक साइड यहाँ पे दे रखी है और दूसरी ब्रेथ यहाँ पे निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 48 को 6 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, L इंटू बी फॉर्मूला होता है भाई इसका। तो यहाँ पे एक चीज़ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो अगर आप इसे यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। 8 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये 8 आपका यहाँ पे आ गया। और ये बोल रखा है कि डायगोनल की लेंथ कितनी होगी। अगर मुझे डायगोनल की लेंथ निकालनी है तो पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस अगर मैं लगाती हूँ तो √8 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 64 प्लस 36 यहाँ पे आएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। तो √100 मतलब 10 ही आ जाएगा, 10 यहाँ पे आ गया। तो डिस्टेंस आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपको क्या निकालना है, टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में। स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड कितना दे रखी है, स्पीड दे रखी है आपको यहाँ पे 20 पर मीटर, यहाँ पे मीटर में दे रखी है तो मीटर से सेकेंड्स में कन्वर्ट कर ही लेंगे। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपका 10, स्पीड है आपका 20, तो ये आ गया आपका हाफ जो है आपका मिनट आया। और अगर ये मिनट है तो इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 30 सेकेंड्स जो है इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, जो कि आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में एरिया के साथ साथ स्पीड का कॉन्सेप्ट जो है मर्ज किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 3 मेटालिक सॉलिड क्यूब हैं जिसका यहाँ पे आप लोगों को जो साइड्स हैं वो दे रखे हैं, इनको मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बना रहे हैं। तो देखिए वॉल्यूम जो है वो समान रहता है और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है A क्यूब। तो यहाँ पे 8 का क्यूब, इसके अलावा 6 का क्यूब, 10 का क्यूब जो होगा बड़े वाले आपके स्क्वायर के क्यूब के बराबर होगा। ये आपको बस इतना पता होना चाहिए। कभी भी मेल्ट वाले क्वेश्चन अगर आपके आ गए तो यहाँ पे 8 का क्यूब कितना होगा, ये होगा आपका यहाँ पे 512। 6 का क्यूब कितना होगा, 6 का क्यूब होगा 216। इसके अलावा 10 का क्यूब क्या होगा, 10 का क्यूब होगा भाई यहाँ पे 1000। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, A निकालना है, यानी कि इस जो नया क्यूब का साइड है वो निकालना है, तो A निकालना है। तो इन सबको आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1728। इसका क्यूब रूट आपको यहाँ पे करना है, जो कि कितना आएगा, जो कि आपका 12। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा आपका सेकेंड ऑप्शन। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें मीन निकालना है इन ऑब्जर्वेशन का। तो इसको सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो पहले आएगा यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे आएगा 26, फिर यहाँ पे आएगा 28,
उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका 30, उसके बाद यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 45 आएगा, 45 के बाद आएगा आपका 55, 56 आप गौर करिएगा ये आपको 2 बार यहाँ पे दे रखा है, एक बार ये रहा, एक बार यहाँ पे 56 2 बार दे रखा है, इसके साथ साथ 60 और 61 सभी ऑब्जर्वेशन को आप काउंट करिए कितने हैं, ये है आपके 10। तो आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले मीडियन या माध्य का निकालना है। अगर आप मीडियन देखते हैं तो ये दोनों मीडियन है यहाँ पे, तो इन दोनों को प्लस करके इनका एवरेज निकाल लीजिए। यहाँ पे कितना आंसर आएगा 100/2 आएगा, यानी कि 50 जो है वो मीडियन आ गया, मीडियन आपका 50 आ गया। मोड क्या होता है भाई, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, यानी कि 56 मोड आ गया। तो 56 इसका क्या है, 56 इसका यहाँ पे मोड है। तो आपको मीडियन और मोड दोनों पता चल गए। इनका आपको क्या निकालना है, इनका आपको मीन निकालना है। मीन कैसे निकालेंगे, ये जो आपका यहाँ पर मीडियन, ये जो मीडियन आया था 50 और जो मोड आया था आपका कितना 56, उसको प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 आप करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 106/2, यानी कि कितना 53 यहाँ पे आएगा। आई होप मैं आप लोगों के साथ ये सही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर पा रही हूँ। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, एक जो हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो कार्ड्स वगैरह खेलते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए रेड किंग जो होते हैं ये आपके 2 होते हैं, और अगर हम आपके इस तरीके से 4 अगर कार्ड के पेयर बनाएं तो उसके अंदर आपको 10 जो होगा वो आपको यहाँ पे कितने बार मिलेगा, वो आपको 4 बार मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगी 4 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, और 6/52, 52 होते हैं आपके टोटल कार्ड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा इन दोनों को यहाँ पे कट करके। अगर हम इन दोनों को यहाँ पे कट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, यानी कि 2 की टेबल से हम यहाँ पे कट कर रहे हैं, और यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 26, जो कि आप लोगों को 3/26 फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताने जो कि आपके कैसे मिलेंगे, इन दोनों से डिवाइड करके, जिसमें आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7 और 3 दोनों केसेस में बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोगों ने इसे माइनस कर दिया। 87 में से अगर मैं 7 को माइनस करूं तो क्या बचेगा, 80 बचेगा, और 123 में से 3 को मैं माइनस कर दूं तो यहाँ पे बचेगा 120। तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो HCF निकालें। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे 180 में से अगर मैं 120 को डिवाइड करूँ तो ये एक बार में जाएगा, एक बार में आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 40, और यहाँ पे 80 आएगा, तो ये पूरा 2 टाइम्स कट गया। तो इस क्वेश्चन में HCF कितना आ गया, HCF आ गया आपका 40, और एक्चुअल में यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है बार टाइप क्वेश्चन। बेसिकली किसी के भी ऊपर बार लगा होता है, यानी कि वो नंबर आपका रिपीटेडली इस तरीके से आपका रिपीट हो रहा है। और अगर हम इसे इजी तरीके से लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं 4/9, और यहाँ पे लिख सकते हैं 6/9। बस आपको इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखिए डिनोमिनेटर आपका सेम है, न्यूमरेटर में दोनों को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, और फ्रैक्शन में तो आपको इस तरीके की चीज़ें नहीं दे रखी, तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे 1/9 जो है आप लोगों का करेक्ट आंसर आएगा, जो कि 4th ऑप्शन में है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे बताना है इनमें से सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो मैं आप लोगों को कहूँगी डेसिमल मेथड से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप यहाँ पे सॉल्व करिएगा। डेसिमल मेथड से जब आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप लोगों का आंसर यहाँ पे आ ही जाता है। अगर हम इन सभी को डेसिमल में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, जो ग्रेटेस्ट नंबर आएगा वो आएगा यहाँ पे 1/2/7। 1/2/7 को अगर हम डेसिमल में देखें तो 1.28 के बराबर होता है, और इसमें सबसे छोटा नंबर होगा आपका 9/16। 9/16 जो है ये आपका सबसे छोटा नंबर है, जो कि 0.56 के आसपास होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को यहाँ पे माइनस करना है, डिफरेंस आपको निकालना है। 1/2/7 को अगर हम देखें तो 7 नीचे आ जाएगा, 7 1 7, और 2 प्लस करेंगे तो 9/7 में से आपको यहाँ पे 9/16 को माइनस करना है। तो अगर आप इन दोनों को यहाँ पे माइनस करते हैं तो आप लोगों का करेक्ट आंसर आएगा 81/112, जो कि आप लोगों को 4th ऑप्शन में दे रखा है। अब अगला ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रखा है, द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज 2 मोर देन द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ दैट नंबर। यानी कि यहाँ पे बोल रखा है किसी संख्या के वर्ग की अगर हम इकाई देखते हैं तो वो आपका उस पर्टिकुलर संख्या के इकाई से 2 अधिक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वो संख्या नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका 6। इसके अलावा अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ए और बी की यहाँ पे क्या क्या वैल्यू हो सकती है, आपको ये बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को जरा करके देखते हैं। यहाँ पे हमें बोल रखा है कि ऐसे किसी नंबर को आप यूज़ करिए जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी यूनिट डिजिट में वही पर्टिकुलर नंबर आए। तो देखिए इस
क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो होगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे मैं एक बार इस कॉम्बिनेशन को लगा के भी आपको दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो मैंने इसको किस लिए चूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 5 लगाती हूँ तो 5 को मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ जाएगा, 25 आंसर आ जाएगा। और 5 2 10 11 12 और यहाँ पे बी की जगह क्या आ रहा है, बी की जगह 1 आ रहा है और ए की जगह आपका 5 आ रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन से आसानी से हो जाता। अब देखिए अगला ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, a इंटू बी की वैल्यू दे रखी है, a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो a प्लस बी का आप क्या कर दीजिए, a प्लस बी का आप यहाँ पे होल स्क्वायर कर दीजिए, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, उसका फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है। a माइनस बी का की वैल्यू दे रखी है यानी कि 11/5 का स्क्वायर आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि a इंटू बी आपको कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है। अगर मैं इसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करती हूँ तो देखिए आप लोगों का जो आंसर आएगा वो आएगा a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितने आंसर आ जाएगी, वो आंसर आ जाएगी 634/100 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 634/100 ये आंसर आ गया। तो अब देखिए आपको निकालना है एक्चुअल में a प्लस बी। तो a प्लस बी का भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे होल स्क्वायर कर सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला यहाँ पे होगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप कहेंगे ये क्यों निकाला, एक्चुअल में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको पता है यहाँ पे 634/100 है। इसके साथ साथ 2 इंटू ए इंटू बी भी पता है 3/4 है। तो ये चीज़ यहाँ पे कट जाएगी। अगर आप इसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हो, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके 784/100 आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो देखिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू है। तो अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू निकालती हूँ तो इसका अंडर रूट करना पड़ेगा। इसका अंडर रूट अगर आप यहाँ पे करते हो तो ये आंसर आ जाएगा 28/10 और 28/10 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 की टेबल से कट कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 14/2 14/5। ये मैंने 2 की टेबल से काटा। ये आपको किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर है 2 आपका साइड में है 2 4/5 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखिए अब पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और इन क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ पे बच्चा जो है इस तरीके का अरेंजमेंट कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को बोला और बच्चा इस तरीके से अरेंज करके दे रहा है। तो इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या होगा जो आपको करना चाहिए बच्चे को। तो देखिए बच्चा केयरलेस है, ऐसी चीज़ें हम कभी नहीं बोलेंगे, ये याद रखिएगा। हम बच्चे को कभी भी केयरलेस नहीं बोलेंगे। साथ ही हम यहाँ पे बच्चों को सारे रिकॉल करने के लिए रूल नहीं बोलेंगे। देखिए रिकॉल करने के लिए तो वो रट्टा मारने वाली बात हो जाएगी, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। इसके अलावा सही से अरेंज करो ये भी नहीं बोलेंगे। हम देखेंगे कि बच्चे की मिसकंसेप्शन का है, उसको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करेंगे। तो ये आप लोगों का सबसे बेटर ऑप्शन होगा कि बच्चा जो है एक मिसकंसेप्शन ले लिया है बच्चे ने डेसिमल नंबर को लेके कि बिगर नंबर जो होगा बड़े नंबर को पहले लिखना है, इस तरीके से उसने एक कॉन्सेप्ट ले लिया है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे रेक्टिफाई करना है। बच्चे का रिस्पॉन्स ये दिखा रहा है कि बच्चे के अंदर क्या है, मिसकंसेप्शन है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पढ़ ही नहीं रहा। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या बोल रखा है, इनमें से क्या लीस्ट अप्रोप्रिएट होगा। तो देखिए लीस्ट अप्रोप्रिएट इनमें से क्या होगा, मैंने पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा। अब आप कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता हम लोगों को क्वेश्चन करने का, आप अप्रोच देखिए कैसे करना है। तो अपॉर्चुनिटी तो एक पॉजिटिव वर्ड है, तो लीस्ट अप्रोप्रिएट ये तो होगा। इसके अलावा बच्चों को ग्रुप वर्क में एंगेज करना ये भी एक अच्छा पॉइंट है, तो ये भी नहीं होगा। बच्चे यहाँ पे एक तरीके से एरिया और पैरामीटर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। पर बच्चे को सिर्फ फॉर्मूला लर्न कराना नए कॉन्सेप्ट के लिए, ये यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं माना जाएगा। ये सबसे लीस्ट अप्रोप्रिएट है। तो हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का आपका सेकेंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें क्या बोल रखा है। अब ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है कि एक बच्चा जो है इस इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करता है। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है x + 7 = 15 और बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे ने 7 को यहाँ सीधा सीधा उड़ा दिया।
और जबकि बच्चे को क्या करना चाहिए, 15 के साथ भी 7 को माइनस करना चाहिए। बच्चे ने इन दोनों को उड़ाया और बच्चे ने सीधा क्या कर दिया, इसका आंसर यहाँ पे 15 दे दिया। तो ये तो आपका इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि बच्चे को यहाँ पे हम क्या क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बच्चे को प्रॉब्लम को सिंपल वे में एक्सप्लेन करें या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम दे, बहुत सारे प्रॉब्लम तो वैसे ही गलत है। सेम क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड में दे, ये भी गलत है। एक्चुअली बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम समझाने के बदले कॉन्सेप्ट समझाइए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कराइए। ये मैंने आप लोगों के साथ कई बारी पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि इस तरीके से एरर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि बच्चा गलती कर रहा है, बच्चा गलती कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो मैथ्स पढ़ नहीं रहा है, ऐसा है कि उसको कॉन्सेप्ट जो है थोड़े से वीक रहे होंगे। अब एनसीएफ के रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा एक इंपॉर्टेंट स्किल है। तो देखिए भाई, मेमोराइजेशन कभी भी इंपॉर्टेंट स्किल नहीं होती है। रिगर प्रैक्टिस जो है एक तरीके से ये इंपॉर्टेंट स्किल में नहीं आएगा। यहाँ पे रिलेशनशिप ढूंढना और रिलेशनशिप समझना, यानी कि ए और बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, और ए और सी करेक्ट होगा, जो कि आप लोगों को कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। मैं पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इनमें टाइम ज़्यादा लगता नहीं है अगर आप सही से क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप लोगों को अप्रोच को समझना है। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है, आफ्टर टीचिंग शेप्स इन क्लास 8 अ टीचर प्लान अ ट्रिप इन टू हिस्टोरिकल प्लेस। हिस्टोरिकल प्लेस के लिए उन्होंने एक ट्रिप को प्लान किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न। अब देखिए अप्रोप्रिएट रीज़न क्या रहा होगा कि भाई वो पढ़ाई से ब्रेक लेना चाहती हैं, तो ये तो एक नेगेटिव सेंस है। इसके अलावा ट्रिप को सीबीएसई ने रेकमेंड किया, भाई हमें इसलिए ट्रिप करना है, तो ये तो कोई रीज़न नहीं है। इसके अलावा सिलेबस कंप्लीट हो गया, चलो भाई हम फन एक्टिविटी करें, ये रीज़न नहीं है। यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाहती है टीचर, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है शेप्स को, उसको आर्किटेक्ट के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट करके इस तरीके से एनकरेज करना चाहती है, कनेक्शन को बच्चा समझे, तो ये सबसे पॉजिटिव है। तो हम इस ऑप्शन की तरफ यहाँ पे मूव करेंगे। इसके अलावा अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि उमा जो है एक मैथ्स टीचर है, जो कि क्या कर रही है, यहाँ पे पूछ रहे हैं हाउ मेनी एजेस आर देयर इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर में कितने एजेस है वो पहचानिए। द स्टूडेंट आंसर 2। तो एजेस वो सिलेंडर में बताते हैं कि इसमें 2 है। तो उमा को क्या करना चाहिए भाई, उमा को यहाँ पर बच्चे को पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। उमा को यहाँ पे सीधा ब्लैक बोर्ड में चीजें नहीं करानी। उमा को एक यहाँ पे सिलेंडर जो है छोटा सा बच्चे के हाथ में देना चाहिए, और उसके बाद बच्चा जब उसे काउंट करेगा फिर दोबारा उसे पूछना चाहिए कि बताओ बच्चों, अब बताओ कि इसमें एजेस कितने होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का सेकंड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है जिसमें बोल रखा है अ टीचर गिव एन इमेज ड्रॉन ऑन स्क्वायर ग्रिड टू चिल्ड्रन। तो यहाँ पे बोल रखा है इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो नेगेटिव वाले ऑप्शन को देखना है। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी उनको यहाँ पे कराना है। इसके अलावा देखिए इंटीग्रेशन वो सिखाना चाहते हैं अर्थमेटिक और ज्योमेट्री का, कहीं ना कहीं ये भी ठीक है, पर यहाँ पे एप्लीकेशन सिखाना चाहते हैं प्रैक्टिस का, यानी कि वो प्रोवाइड कर रही हैं प्रैक्टिस जिससे फ्रैक्शन के एप्लीकेशन सीखे, ये इतना ज़्यादा आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट है। ये देखिए ये क्वेश्चन फिर भी मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चन मुझे खुद डाउटफुल लग रहा है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को अभी आप होल्ड पे रखिएगा। इसके अलावा अगला यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पाएंगे जिसके अंदर क्या बोल रखा है कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन मैथमेटिक्स में क्या प्रमोट नहीं करते। तो देखिए क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिनके फिक्स आंसर होते हैं, तो ये आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट नहीं करते। तो ए होना चाहिए, जिसमें ए नहीं दिया वो आप साइड रखिए। क्रिएटिविटी को प्रमोट नहीं करते क्योंकि फिक्स आंसर होता है, जिसमें सी नहीं दिया उसको भी साइड कर दीजिए। और इसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल नहीं लगती क्योंकि एक फिक्स आंसर है, आपको रट के आंसर देना है। तो इसमें ए, सी और डी यहाँ पे सही होगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। मैं उम्मीद करूंगी कि ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। अब देखिए इनमें से क्या असेसमेंट का पार्ट नहीं होना चाहिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन भाई, डेफिनेशन बच्चा जो है वो रिकॉल करे, ये आपका पार्ट नहीं होना चाहिए। बाकी एब्स्ट्रैक्शन समझे, अमूर्त तरीके से चीजों को सीखे, अप्लाई करना सीखे, रीजन करना सीखे, ये सबसे बढ़िया पॉइंट होते हैं। अगर आप लोगों ने बेसिक मेरी पेडागोजी सॉल्व करने के तरीके को भी देखा है ना, तो भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। अब आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन 1 या 2 बार से सीटेट एग्जाम पूछ रहा है। इसका मेन रीजन यहाँ पे पेडागोजी में आपको स्टैटिक पार्ट यहाँ पे रटवाना ही है एक तरीके से। यहाँ पे क्या है, डैश इज द फर्स्ट इंडियन मैथमेटिशियन हु डेवलप, और कहीं ना कहीं हम लोगों की इंडियन मैथमेटिशियन के नॉलेज को स्किल करने के लिए, ब्रूम करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन को डाला गया है।
कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और थोड़ा नेगेटिव भी है कि आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। जिसमें बोल रखा है कि कौन सा ऐसे इंडियन मैथमेटिशियन है जिन्होंने एक्सप्लेन किया था कि द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करते। यह है आपके महावीराचार्य करके इनका नाम है पूरा। तो इन्होंने यहाँ पे हमें ये एक्सप्लेन किया था। मैं उम्मीद करूँगी कि कल जिन कैंडिडेट का पेपर है वो इन क्वेश्चंस को देख के जाएंगे, साथ ही आज जिन कैंडिडेट का पेपर था वो यहाँ पे एक तरीके से मैच कर लीजिएगा। अभी भी मैं आपको कह रही हूँ कि इस क्वेश्चन पेपर में शायद 1 या 2 क्वेश्चन, 60 में से 1 या 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे। बाकी सभी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के यहाँ पे टेस्ट करके डाले हुए हैं, यानी कि पूरे क्रॉस चेकिंग के साथ यहाँ पे डाले हैं। मैक्सिमम आपको सही मिलेंगे। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।